नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निजी अस्पताल में पंडित प्रदीप मिश्रा को भर्ती किया गया है। दरअसल महाकाल की होली के दौरान वे जख्मी हो गए थे। नारियल से पंडित मिश्रा के सिर में चोट लग गई थी। होली खेली जा रही थी, गुलाल उड़ाया जा रहा था और इसी दौरान गुलाल की जगह किसी ने नारियल फेंक दिया और नारियल सीधे उनके सर में जा लगा। नीमच के मनासा में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था, जिसे रद्द कर दिया गया है और इंदौर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा के सिर में चोट लगी है और इसीलिए उनकी इस कथा को, शिव महापुराण की कथा जो कि नीमच के मनासा में होनी थी, इसे रद्द कर दिया गया है। अगले साल की बात कही गई है कि अगले साल अब ये कथा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुलाल की जगह दरअसल किसी ने नारियल फेंक दिया था। महाकाल की होली के नाम से होली का पर्व मनाया जा रहा था रंग पंचमी के एक दिन पहले, और हमने देखा भी था तस्वीरों में किस तरीके से वे लोगों के साथ रंग गुलाल खेलते नजर आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान गुलाल उड़ाते हुए किसी ने नारियल फेंक दिया और इसी में जख्मी हो गए, सर में चोट लग गई। इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती हुए हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है। सर में सूजन है और इसी की वजह से उनकी ये कार्यक्रम जो नीमच के मनासा में कथा होनी थी, शिव महापुराण की कथा होनी थी, अगले साल अब ये कथा होगी। ये बात कही जा रही कि अगले साल ये कथा होगी नीमच के मनासा से। ये खबर आपको बता रहे हैं। महाकाल की होली में दरअसल कोई गुलाल खेल रहा था और बहुत सारे लोग उस वक्त मौजूद थे और इसी दौरान किसी ने गुलाल की जगह नारियल जो है वो फेंक दिया और सीधे उनके सिर में जा लगा। अब अगले साल कथा कराने का ऐलान उनके द्वारा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, गुलाल की जगह नारियल किसी ने फेंक दिया और इसी की वजह से जख्मी हो गए हैं, सर में चोट लगी है, थोड़ी सूजन भी बताई जा रही है। इंदौर में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश से जानकारी लेते हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। कथा तो अगले साल होगी, लेकिन हुआ क्या था? देखिए, आष्टा में होली खेलने के दौरान पर किसी भक्त ने गुलाल के साथ नारियल फेंक दिया था, जो उनके सीधा सिर पे जाके लगा था। उस वक्त उन्हें सिर में चोट लगी थी। उसके बाद 3 दिनों तक उनका इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार चला है। उपचार के बाद उन्हें डॉक्टरों की टीम ने कहा कि वो स्वस्थ में जा सकते हैं। इसके बाद मनासा से में आज से उनकी जो कथा है वो शुरू थी। आज पहला दिन था, लेकिन कथा के दौरान उनके सिर में दर्द उठता है और सूजन हो जाती है। उसके बाद से उस कथा को कैंसिल कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर्स की जो टीम है जहाँ इंदौर में, जहाँ उनका उपचार चल रहा था, उनसे बात होती है कि सिर में दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है। तो डॉक्टरों की एक टीम इंदौर से मनासा के लिए तत्काल रवाना भी होती है। और हालांकि अब डॉक्टरों की विशेषज्ञ की जो टीम है लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा के संपर्क में है और अब उनकी जो टीम, उनसे चर्चा चल रही है कि जल्द से जल्द उन्हें इंदौर में लाया जाए और जिस डॉक्टरों के द्वारा उनका उपचार चला उसी के साथ में उनका फिर से एक बार उपचार शुरू किया जाए। हालांकि सीहोर में भी कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंचे हैं जिनकी उनसे टीम की बात शुरू हुई थी, लेकिन अब दोनों जहां पे अभी मैनेजमेंट उनकी बात कर रही है, लेकिन ऑन द वे अभी तक जो जानकारी सामने है कि वो इंदौर के लिए रास्ते में है और इंदौर के एक बड़े अस्पताल में जहां भर्ती थे वहां पर उनका ट्रीटमेंट फिर से एक बार किया जा सकता है। सारे जो पैरामीटर्स पे जांच है वो एक बार फिर से की जाएगी, क्योंकि दर्द के साथ सिर में सूजन की बात सामने आई है और तमाम जो भी पैरामीटर्स है जहां मनासा में जहां पे मौजूद थे वहां के स्थानीय डॉक्टर ने देखा है। फिर उनकी बड़े विशेषज्ञों की जो टीम है उनसे बातचीत हो चुकी है। डॉक्टर का स्थिति समान है, लेकिन फिर भी सिर में वापस सूजन आना, दर्द है, तो उसको लेकर अभी तमाम जांचें होना शुरू की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए तो तमाम जांचें शुरू की जाएंगी। दरअसल इस वक्त जो जानकारी हमारे सहयोगी मिथिलेश दे रहे हैं उसके मुताबिक नीमच के मनासा में ही वे मौजूद हैं और उनके सिर में दर्द की शिकायत सामने आई। सिर में दर्द की शिकायत के चलते इंदौर में जहां पर उनका इलाज चल रहा था, वापस उनको हो सकता है कि उसी अस्पताल में ले जाया जाए। हो सकता है कि सीहोर में चूंकि उनका निवास भी है और हो सकता है कि वहीं पर जो विशेषज्ञों की टीम जो पहुंची है वो उनके जो चोट लगी है उसके बारे में वो उनका चेकअप करे। लेकिन फिलहाल जो है नीमच की मनासा में कथा जो होनी थी, शिव महापुराण की कथा, इसी के लिए दरअसल वे रवाना हुए थे और वो कथा जो है उसे रद्द कर दिया गया है। अब अगले वर्ष कथा होगी, ऐसी बात कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि चोट उनके सर में लगी थी और चोट लगने का कारण जो है इसके पीछे बताया जा रहा है कि
रंग गुलाल खेला जा रहा था और इसी दौरान काफ़ी संख्या, हमने आपको दिखाई भी थी तस्वीरें कि कितनी बड़ी संख्या में रंग गुलाल खेलने की तस्वीरें सामने आई थी। महाकाल की होली के नाम से दरअसल आयोजन होता है और हर साल इस प्रकार का आयोजन होता है और इसी के चलते उनके सर में इस दौरान किसी ने गुलाल की जगह नारियल फेंक दिया था और हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के ना किया हो, लेकिन नारियल फेंक दिया गया था और उसी की वजह से उनके सर में जो है वो चोट भी आई थी। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अगले साल कथा कराने का ऐलान जो है वो कर दिया गया नीमच के मनासा में। नारियल से पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं उनके सिर में चोट लगी थी, निजी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। और मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता जो लाइव हैं हमारे साथ, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, याद है हमको कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र से एक नेता आए थे बीजेपी के, उन्होंने भी कथा कराई थी पंडित प्रदीप मिश्रा की और उन्हें सुरक्षा दी जाए, ये बात की मांग उनके द्वारा की गई थी। और ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ ये घटनाक्रम होना, क्या ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर उनके ऊपर हमला किया हो और ऐसे में उनकी जान का खतरा भी उनके ऊपर बना हुआ है, ये क्या माना जा सकता है क्या? देखिए, जिस दिन उनके सिर में चोट लगी थी और नारियल सीधा के उनके सिर में लगा था, उसके बाद से पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए थे, उस सीसीटीवी को देखा जा रहा है कि ये महज एक हादसा था या प्लानिंग के तहत हुआ था। इन सब चीजों को लेकर जांच चल रही है क्योंकि पूरा मामला जो कथावाचक है पंडित प्रदीप मिश्रा, उनसे जुड़ा हुआ है। और इसके पहले जो बात सामने आई थी, उसके बाद सिर में चोट लगना, तो अपने आप में कई सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन 3 दिनों तक सिर में गंभीर चोट थी, 3 दिनों तक इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार चला है। जो डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम थी, उन्होंने उनका इलाज किया था। उसके बाद से डॉक्टर ने कहा कि अब स्थिति सामान्य है। आज से कथा जो है वो मनासा में शुरू हुई थी, लेकिन कथा के दौरान ही सिर में दर्द होता है, सूजन आ जाती, जिसके बाद से कथा को कुछ देर के लिए विराम रखना पड़ता है, उसके बाद कथा को कैंसिल कर देना पड़ता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उनसे बातचीत करती है, स्थानीय जो डॉक्टर थे उनसे ही बात करती है और जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाता है कि एक बार फिर से तमाम जो पैरामीटर्स हैं उस पर फिर से जांच करनी होगी। और इंदौर की बात हुई थी कि इंदौर में जो जहां पे इनका इलाज चल रहा था वहीं उपचार होगा, लेकिन 2 दूसरे डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर सीहोर में भी पहुंचे हैं, सीहोर में भी इस वक्त मौजूद हैं, उनकी टीम से लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन जहां पे इनका उपचार चला है उसी जगह पर कुछ देर बाद पहुंचकर इलाज करने की बात सामने आ रही है कि जिस अस्पताल में वो निजी अस्पताल में इंदौर के भर्ती थे वहीं पर उनका उपचार किया जाएगा। अभी कुछ ही देर बाद उनके तमाम जो जांचें वो की जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो चोट लगी थी गुलाल के वक्त, सीधा जो एक नारियल आके उनके सिर में लगा था, हर एक चीज को लेकर हर एक एंगल पे इस वक्त जांच भी चल रही है पुलिस की, वो रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है। लेकिन उस दिन वो लाखों लोगों के साथ में इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। महाकाल होली के नाम से उन्होंने कहा था, क्योंकि मशहूर है पहले से नवाबी होली और अलग अलग सीहोर के अलग अलग आष्टा वाले क्षेत्र में अलग अलग 5 दिनों तक की होली खेली जाती है और वो आष्टा में मौजूद थे जब वो उनके सिर में चोट लगी घायल हुए थे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, मुश्किल में भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने आरोप अब लगा दिया है, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप उन पर लगाया गया है। अरुण सिंह सिसोदिया ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया है, भूपेश बघेल पर कार्रवाई की मांग की गई है। स्लीपर सेल कहकर भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, ऐसा कहते हुए उन्होंने निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत कर दी है और दरअसल ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के पूर्व महासचिव। भूपेश बघेल एक बार फिर से मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद आपको बता दें कि अरुण सिसोदिया जो हैं निर्वाचन आयोग को पत्र लिख चुके हैं। इसके पहले उन्होंने सवाल उठाए थे अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल का जो बयान दिया गया था। हालांकि भूपेश बघेल ने कहा था कि पार्टी में रहकर कुछ लोग स्लीपर सेल के तौर पर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ये उनके द्वारा बयान दिया गया था और वो उसी बयान को लेकर कुछ कांग्रेस के नेता जो हैं भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विगत दिनों हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पैसे के लेन देन के विषय को उठाया था, जिसकी जांच कराने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा
हमारे को स्लीपर सेल कहकर जिन लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाए या कार्यकर्ताओं की बातों को उठाई, उसे स्लीपर सेल कह के पुकारा, जो कि बहुत ही अपमानजनक करने वाला शब्द है, जो कि एक नक्सली और आतंकवादी गतिविधियों को संचालन करने वाले शहरी समूह को कहा जाता है। और जबकि ये पीड़ादायक मुझे इसलिए भी लगा कि जिस परिवार ने 1962 से लेकर आज तक सेना को अपना पूरा जीवन 3 पीढ़ियां खपा दी, ऐसे परिवार के व्यक्ति को ये स्लीपर सेल कह के संबोधित करते हैं, तो बहुत ही अपमानजनक महसूस होता है। समाज में और सब जगह डर का भी, भय का भी माहौल समझ में आता है और परिवार में भी इस तरह की बातें होने लगती है कि ऐसा हल्का, ऐसा छोटा शब्द एक पूर्व मुख्यमंत्री के मुख से शोभा नहीं देता। इसे लेकर मैंने आज चुनाव आयुक्त जो है छत्तीसगढ़ के नाम से एक पत्र लिखा है। दुर्ग से मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, भूपेश बघेल को तो अपने ही लोग घेरने में लगातार जुटे हुए हैं। पहले सवाल उठाए गए, पार्टी से मांग की गई कि कार्रवाई करें, और जब पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं नजर आया तो अब निर्वाचन आयोग को खत लिख दिया गया है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक नई नई चीजें आ रही हैं सामने। इसी के तहत में आज जो पूर्व महासचिव हैं वो उन्होंने एक पत्र जो है चुनाव आयोग को लिखा है। उस आयोग पत्र में ये लिखा गया है कि जो भूपेश बघेल ने स्लीपर सेल करके जो किया है वो कार्यकर्ताओं का अपमान बताया है, क्योंकि चूंकि वो खुद भी फौजी रहे हैं और पूरे देश सेवा का काम करते रहे हैं, उनका सारा परिवार सेवा का काम करता रहा है। लेकिन जब वो स्लीपर सेल कह के लोगों को बुलाते हैं तो कहीं ना वो अपमान वाली बात होती है। इस वजह से उन्होंने एक पत्र लिखकर इसमें कार्रवाई की मांग की है। जी, लेकिन ये एक स्लीपर सेल वाला बयान अगर देखा जाए तो ये एक राजनीतिक बयान है, और राजनीतिज्ञ जो पहले से जो राजनीति में भी हैं, भले ही उनका परिवार कहीं पर भी सेवा दे रहा है या दे चुका है, राजनीतिक बयान जो हैं उनके अर्थ तो अलग निकाले जाते हैं। क्या ये मामले को जबरदस्ती तूल देने जैसी बात है? थोड़ा सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे। क्या ये मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के नेताओं के ही द्वारा? देखिए, बार बार ये बातें सामने आती है। स्लीपर सेल वाले अभी कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहा है, स्लीपर सेल जैसा मामला, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर बातें हैं जिसके हर मायने निकाले जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामलों में जो है वो भूपेश बघेल ही घिरते जा रहे हैं, क्योंकि स्लीपर सेल जैसा मामला जो है उन्होंने ही ये कहा था। जब इसके अर्थ में जाते हैं तो उससे काफी गहराई होती है, और यही वजह है कि उसका अर्थ निकालकर अब उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। चलिए, अर्थ निकाल करके घेरने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। बात रायपुर की, जहां पर जेल में घोटालों के आरोपियों के साथ जांच एजेंसियों की पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। 2 तारीख तक पूछताछ का समय दिया गया था। महादेव सट्टा ऐप के मामले, कोल स्कैम मामला, शराब घोटाला मामला, इसके आरोपियों से एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने जेल में पूछताछ की है। स्पेशल कोर्ट की परमिशन पर यह पूछताछ की गई थी। 4 दिनों तक जेल में पूछताछ करती रही। कोल स्कैम, शराब घोटाले सहित अन्य मुद्दे जो महादेव सट्टा ऐप के जो आरोपियों थे उनसे पूछताछ करती रही। और सबसे खास बात ये रही कि जब ईओडब्ल्यू की टीम, एससीबी की टीम ने आरोपियों से जब तीखे सवाल किए तो जो आरोपी थे वो तिलमिला भी गए हैं। और आखिर ये फंडिंग कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आ रहा था, इन सब विषयों पर लगातार पूछताछ की जा रही थी। कोल स्कीम का जो घोटाला हुआ उसके जो वसूली थी, लेवी की वसूली किसके द्वारा की जाती थी, पैसा कहाँ जाता था, इसके पहले भी जब महादेव सट्टा ऐप को लेकर के चुनाव के पहले लगभग 4 करोड़ रुपए की जो राशि जो जब्त की गई थी वो पैसा किसके खर्च के लिए लाया गया था, कहाँ उसको खर्च करना था, किसके माध्यम से आया था, तमाम जानकारियां हैं वो यहाँ पर जुटाए गए हैं। जो एसीबी ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर प्रिंटर और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गजट लेकर के गए थे और वो रिकॉर्ड भी उन्होंने वहाँ पर किया है। और सबसे खास बात यह है कि ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कोल घोटाले में 35 जो आरोपियों को, शराब घोटाले में 35 आरोपियों को और इसके अलावा 71 नाम एफआईआर दर्ज में शामिल किया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब देखना ये होगा कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की
टीम के पूछताछ में किस तरह के खुलासे हुए हैं। कुल मिलाकर जो टीम यहाँ पर आई थी, जो एएसपी रैंक के अधिकारी थे और इसके अलावा 6 अधिकारी कर्मचारियों ने यहाँ आकर के पूछताछ की है। कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर पैसा किसके माध्यम से आता था, कहां तक जाता था, उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास है एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने यहां पर की है। और आज पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और चलिए खबर बिलासपुर से, जहां पर आग में जलने से एक मासूम और उसकी मां की मौत हो गई। कल ये घटनाक्रम सामने आया। घर में थिनर बनाने के लिए तारपीन रखा हुआ था और तारपीन के तेल की वजह से ही आग काफ़ी भड़कती चली गई। इस घटना में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हादसे की जगह का जायजा भी हमारे द्वारा लिया गया। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां आगजनी की एक भीषण घटना हुई थी और इस घटना में एक मासूम बच्चा और उसकी मां जिंदा जल गए। देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी कि ये जो पूरा मकान है ये खंडहर में तब्दील हो गया है। दीवार पूरी तरीके से जल चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस कमरे की स्थिति देखेंगे, जो मेन डोर है उसकी हालत देखेंगे, पूरी तरीके से जो है ये पूरा आग में समाहित हो गया। जिस तेज़ी से आग लगी होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर घर में रखे तमाम जो सोफ़ा सेट थे, बेड थे, वो पूरी तरीके से जल गए थे। इसके अलावा देखेंगे कि जो टीवी यहाँ पर रखी हुई थी वो, और आपको एक बाल्टी दिखाई दे रही होगी। ये बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उसने अपने बच्चे को इसी बाल्टी में डुबा कर रखा था ताकि आग से वो बचा सके, और खुद भी उस बच्चे को ले जाकर यहाँ पर एक अंधेरे में आपको रूम दिखाई दे रहा होगा, इस रूम में टॉयलेट है, यानी कि यहाँ पर उस बच्चे को हिफाजत के तौर पर उसने बचाने की कोशिश की थी। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आप देख सकते हैं कि पूरा चीज़ जलकर खाक हो गया है। ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जलने की ये घटना हुई है। आप देखिए कि ये शॉर्ट सर्किट का जो बात निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का ये मानना है कि अचानक से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई और उसके बाद जो आग है वो तेजी से फैलने लगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर तारपीन ऑयल रखी हुई थी और वही तारपीन ऑयल में आग जब लगी तो वो आग और भीषण हुई और उसके बाद एक के बाद एक इस घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो मासूम बच्चे और माँ जो थी वो इस पूरी घटना में झुलस गई और उनकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके की तलाश पर यहाँ पर पहुंची हुई थी, जांच कर रही है कि वजह क्या थी आगजनी की। इसके अलावा आपको सीढ़ी का रास्ता भी दिखाऊंगा। ये जो सीढ़ी का रास्ता ऊपर जाता है, यहाँ पर लगभग 5 से 6 स्टूडेंट जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते थे वो भी इसी मकान बिल्डिंग में मौजूद थे। लेकिन उनको जैसे ही आगजनी की घटना की जानकारी लगी वो ऊपर के रास्ते से बाहर कूद कर अपनी जान को बचा लिए। बिलासपुर के हर कोई जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ की व्यवस्था इसी तरीके की है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड को अगर फोन करें तो वो 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन को फोन करें तो वो आधा पौन घंटा लगा देती है घटनास्थल पर पहुंचने में। और अगर इसी तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आएंगी तो सवाल तो लाजमी है साहब। न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर। इधर रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। 2 बदमाशों ने युवक पर हमला किया है और इसकी तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये सामने आया है। दिन दहाड़े ये हमला किया गया 2 युवकों के द्वारा एक युवक पर, और इसमें हमले में युवक का बुरी तरह से घायल हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन लगातार राजधानी में अपराध का ये आंकड़ा जो है ये बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम नहीं लग पा रही। जगदलपुर से खबर, आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है जगदलपुर में और 180 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। घर में छिपाकर यह शराब को रखा गया था। आबकारी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई और आरोपी के घर पर यह छापेमारी कर यह शराब बरामद की गई है। मौके पर रिहायशी मकान से 20 पेटी गोवा विस्की मध्य प्रदेश निर्मित जब्त किया गया। कुल 180 लीटर, उसकी आज की डेट में बाजार कीमत है 1,30,000 रुपये के जब्ती की गई थी। बिलासपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर 2000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बताए जाते हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में प्रवेश कर लिया।
अरुण साहब, धर्मलाल कौशिक जो हैं वे इन कार्यकर्ताओं को प्रवेश कराने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा अमर अग्रवाल और धर्मजीत सिंह ने भी इन सभी को सदस्यता दिलाई है। बीजेपी का गमछा टोपी पहनाकर इन्होंने इन सभी को पार्टी में शामिल कराया। अरुण साहब कांग्रेस को डूबती हुई नैया भी बता गए। आज जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई जहाज है, न कांग्रेस की विश्वसनीयता बची है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है, और इसलिए कांग्रेस तो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीरो में आउट होने वाली है। दमतरी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस छोड़ने वालों पर कहा है कि कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। जगदलपुर जैसे कई और संकेत मिले हैं। शराब के दाम बढ़ने से राजस्व भी बढ़ेगा, ये वो कहते नजर आए, और राजस्व में मिले पैसे से विकास के काम हम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की प्रदेश में पहली रैली बस्तर में होने जा रही है। बस्तर में 19 तारीख को वोटिंग होनी है। 8 अप्रैल को पीएम मोदी यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी रैली को लेकर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, जिनका कांग्रेस के कवासी लखमा से मुकाबला चल रहा है। बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बढ़ते आगे, भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पर मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी मैं 100 दिन चुनाव में बिजी हूं, आप लोग इस बीच में तैयारी कर लीजिए। भारत की आत्मनिर्भरता को अगले 10 सालों में बढ़ाना है, आप सोच कर रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन से ही धमाधम काम आने वाला है। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है, आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। इधर